हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर आज क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है सिंगल फेज के क्या होता है, एकदम समान होता है। कंस्ट्रक्शन भी लगभग क्या होता है, समान होता है। जैसे कोर और वाइंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। अब 3 फेज में कुछ कंस्ट्रक्शन सिंगल फेज की अपेक्षा डिफरेंट होते हैं। जैसे सिंगल फेज अब ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, स्मॉल टाइप के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में। लेकिन कहीं कहीं सिंगल फेज बड़े ट्रांसफार्मर को भी डिजाइन करके जनरेटिंग स्टेशनों पर एनटीपीसी में क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंगल फेज अभी भी छोटे में भी डिजाइन हो रहा है, बड़े में भी डिजाइन हो रहा है। तो सब कुछ क्या है, सेम है। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है, अंतर क्या है कि वाइंडिंग का अंतर है। कि देखिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में 3 वाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड में भी कितनी वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग है। जबकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में 1 वाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड में भी क्या है, 1 वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये अंतर है। अब यहाँ पे देखिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी साइड 3 वाइंडिंग है तो प्राइमरी साइड कुल कितने टर्मिनल निकलेंगे, 6 टर्मिनल निकलेंगे। समझ में आया। और सेकेंडरी साइड भी 3 वाइंडिंग है तो सिंपल सी बात है, कितने टर्मिनल निकलेंगे, 6 टर्मिनल। इस प्रकार कुल 12 टर्मिनल निकल रहे हैं। अब 12 टर्मिनल में 6 एक साइड का, 6 दूसरे साइड का, 6 प्राइमरी साइड का, 6 सेकेंडरी साइड का। तो अब जो 6 टर्मिनल निकलते हैं उनका कनेक्शन आपस में किस में होता है, स्टार में होता है या फिर क्या होता है, डेल्टा में होता है। स्टार में कब होता है, जब समान टर्मिनल को जोड़ेंगे, जब सेम टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे तो स्टार कनेक्शन। जब अपोजिट टर्मिनल को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन होता है। समझ में आया। तो यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर में ये चीज़ अंतर है। अब दूसरी बात क्या है, वहाँ पर सिंगल वाइंडिंग था, यहाँ पर क्या है, 3 वाइंडिंग है। अब ध्यान से देखिए, वहाँ पर जो सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच फेज शिफ्ट क्या होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। समझ में आया, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें जो तीनों वाइंडिंग होती हैं वो 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर क्या होती हैं, डिस्प्लेस्ड होती हैं। मतलब उस वाइंडिंग को इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि तीनों जो है 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर स्थापित होती हैं। समझ में आया। और सेकेंडरी साइड भी जो हमारी वाइंडिंग है वो सब क्या है, 3 वाइंडिंग है तो तीनों वाइंडिंग को 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखना है। जबकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिंगल फेज था, यहाँ पर क्या है, 3 फेज है। तो यहाँ पर 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल आपको मिलेगा वाइंडिंग के बीच में। समझ में आया। तो ये चीज़ है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, उसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ाया जा रहा है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो अभी आप कह सकते हैं जगह थोड़ा कम है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं लिख देता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि अब इसमें क्या समझाएंगे सर, क्या नहीं समझाएंगे। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। बस एक पढ़ने वाला अगर होगा तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और जिसको नहीं पढ़ना है वो तो इधर उधर बहाना करके एक दूसरे के अंदर गलतियों को क्या करता है, निकालता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी साइड में 3 वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर का अगर इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ पर लिखेंगे। समझ में, अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर पूछ ले रहा है तो इस प्रकार प्राइमरी साइड कुल 6 टर्मिनल तथा सेकेंडरी साइड भी कुल 6 टर्मिनल पाए जाते हैं। इन 6 टर्मिनल का कनेक्शन स्टार या डेल्टा कनेक्शन होता है। अभी आपको बताएंगे कि कैसे स्टार कनेक्शन होता है, कैसे डेल्टा कनेक्शन होता है। पहले ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार या डेल्टा कनेक्शन होता है। अब आगे देखते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप तथा ट्रांसमिशन टाइप होते हैं। जो हमारे 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं और ट्रांसमिशन टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। मतलब जो
ट्रांसमिशन के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। समझ में आया? जो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं तो वहाँ पर ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जितने भी 3 फेज ट्रांसफार्मर हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में और ट्रांसमिशन लाइन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लाइन में नहीं यूज किया जाता है, जो सब स्टेशंस वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। सिंगल फेज की तरह यह भी सेल टाइप तथा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। देखिए सिंगल फेज में भी यार सेल टाइप और कोर टाइप आप पढ़े थे, तो यहाँ पे भी सेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। समझ में आया? लेकिन जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर को हाई रेटिंग के लिए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ज़्यादा आउटपुट के लिए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह यह भी सेल टाइप तथा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादा रेटिंग के डिजाइन किया जाता है। समझ में आया? ये चीज़ आपको यहाँ पर जानना जरूरी था। पहले 3 फेज बनाने के लिए 3 बड़े सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था, पहले जब 3 फेज मतलब बनाने के लिए हमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता था। तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से जो है 6 टर्मिनल निकलते थे, तो उनको आपस में जोड़ करके 3 टर्मिनल बाहर निकाला जाता था। तो कनेक्शन या स्टार करते थे या फिर क्या करते थे, डेल्टा करते थे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब एक ही ट्रांसफार्मर में जो है 3 फेज हमें क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है। तो पहले 3 फेज बनाने के लिए 3 बड़े सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब के समय में एक बड़ा ट्रांसफार्मर ही 3 फेज टाइप डिजाइन कर दिया गया है। एक बड़ा ट्रांसफार्मर ही 3 फेज टाइप क्या कर दिया गया है, डिजाइन कर दिया गया है। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अपेक्षा सेम रेटिंग का बड़ा ट्रांसफार्मर डिजाइन करने से, देखिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अपेक्षा सेम रेटिंग का एक बड़ा ट्रांसफार्मर डिजाइन करने से एरिया की बचत होती है। भाई 3 अगर स्थापित करेंगे तो ज़्यादा एरिया घेरेगा। अब तीनों को जोड़ करके एक रेटिंग का अगर केवल एक ट्रांसफार्मर बड़ा बना दिया जाए तो कम एरिया घेरेगा। ठीक है। एरिया की बचत होती है, हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। सिंपल सी बात है। मटेरियल की बचत होती है। इनिशियल कास्ट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा देख रेख भी कम करना पड़ता है। भाई 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो तीनों को देखना पड़ेगा। अब एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रहेगा तो केवल एक को ही हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का डिजाइन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो ये जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर में ये सारे क्या होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, 3 फेज ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या बताएंगे यहाँ पे, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल फेज के क्या होता है, समान होता है। बस केवल वाइंडिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ में आया? तो वाइंडिंग में जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर में निम्न पार्ट होते हैं, वाइंडिंग में डिफरेंस होता है। वाइंडिंग के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में निम्न पार्ट होते हैं। जैसे एक तो कोर होता है, कोर के ऊपर आपका एक मतलब कोर और वाइंडिंग, कोर के ऊपर एक फ्रेम लगा होता है। ठीक है। वाइंडिंग होती है, ये तो जानते ही आप वाइंडिंग क्या होता है। ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, टैंक के अंदर कोर और वाइंडिंग को क्या किया जाता है, रखा जाता है। बेस होता है, नीचे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का पूरा टैंक जिसके ऊपर रखा जाता है वो क्या होता है, एक बेस होता है। बुशिंग होती है। बुशिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, बुशिंग का प्रयोग जो है ट्रांसफार्मर के अंदर से टर्मिनल निकालने के लिए बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। बुशिंग एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर है। उसी इंसुलेटर के अंदर से तार को बाहर निकाला जाता है ताकि तार जो है वो मतलब ट्रांसफार्मर के टैंक के बॉडी, ट्रांसफार्मर के टैंक को डायरेक्टली टच ना कर पाए। समझ में आया? तो जो हमारा टर्मिनल निकाला जाता है वो बुशिंग के माध्यम से निकाला जाता है। बुशिंग जो होता है, बुशिंग ट्रांसफार्मर में किया जाता है टर्मिनल को बाहर निकालने के लिए, तार को जो 3 फेज है उसको बाहर निकालने के लिए। 3 फेज निकालना है तो 3 बुशिंग होगा, 4 निकालना है तो 4 बुशिंग होगा। समझ में आया? तो ऐसे जो है बुशिंग की जाती है। बुशिंग का प्रयोग केवल ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्शन के बाद जो टर्मिनल निकलता है उस टर्मिनल को बाहर निकालने के लिए हम बुशिंग का प्रयोग करते हैं। बुशिंग में हम पोर्सलीन इंसुलेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया? अब उसमें होल होता है, उसी होल के अंदर से हमारा जो ट्रांसफार्मर का वायर होता है वो क्या हो जाता है, चला आता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का वायर जो है वो ट्रांसफार्मर के टैंक से जो है टच नहीं होता है। अगर टच हो जाएगा तो टोटली करंट उसमें चली जाएगी, इसीलिए बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
तो इस चीज़ को आप अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं, हालांकि हमने डिफाइन कर दिया है इसे। बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज रिले एक प्रकार का थर्मल रिले है। क्या है? थर्मल रिले है। समझ में आया? ये ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से क्या होता है? बचाता है। बुखोल्ज रिले क्या होता है? एक प्रकार का थर्मल रिले है, टेम्परेचर एक्चुएटेड रिले। समझ में आया? ये क्या है? थर्मल रिले है जो थर्मल प्रोटेक्शन देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बुखोल्ज रिले इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। समझ में आया? और ये टेम्परेचर से क्या होता है? ऑपरेट होता है। टेम्परेचर से क्या होता है? ऑपरेट होता है। तो इसके बारे में जब डिटेल में आप पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे आप? जब स्विच गियर पढ़ते हैं तो वहाँ पर थर्मल रिले, बुखोल्ज रिले के बारे में आपको क्या किया जाता है? डिटेल में बताया जाता है। ठीक है। अर्थिंग टर्मिनल होना चाहिए। अर्थिंग टर्मिनल एक मतलब अर्थिंग टर्मिनल निकलता है वहाँ से। टैप चेंजर होना चाहिए, टैपिंग की जाती है। हाई वोल्टेज साइड टैपिंग की जाती है वोल्टेज को चेंज करने के लिए। ठीक है। आर्किंग हार्न होता है। आर्किंग हार्न लाइटनिंग अरेस्टर से लाइटनिंग से बचाता है, आकाशीय बिजली से क्या किया जाता है? बचाता है, लाइटनिंग हार्न। ठीक है। और उसके बाद रेटिंग प्लेट होनी चाहिए। रेटिंग प्लेट का मतलब ट्रांसफार्मर के बॉडी पर जो है एक प्लेट होनी चाहिए जिसके ऊपर उसकी वोल्टेज रेटिंग, उसकी केवीए रेटिंग, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, करंट रेटिंग सब लिखा होता है। रेडिएटर होता है। रेडिएटर तो आपको बताएं हैं कि कूलिंग के लिए रेडिएटर क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर के बाहर ऐसे क्या होते हैं? निकले होते हैं। समझ में आया? वो ट्रांसफार्मर को कूल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? रेडिएटर होता है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन अगर पूछ रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो आपको इस तरीके से लिखना है और इस पार्ट को भी आपको उसमें क्या करना है? ऐड करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर मैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की बात करूँ तो वही चीज़ है, सिंपल सी बात है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में क्रमशः 3 वाइंडिंग होती हैं, जिसमें टोटल 12 टर्मिनल निकलते हैं। 6 टर्मिनल प्राइमरी साइड तथा 6 टर्मिनल क्या होता है? सेकेंडरी साइड होते हैं। जो चीज़ यहाँ पे बताया गया वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। हालांकि अब यहाँ पर डिफाइन करने के लिए ये चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको एग्जाम में भी क्या करना है? लिखना है। तीनों वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड दोनों तरफ 120 डिग्री के 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर क्या होती हैं? रखी होती हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 6 टर्मिनल प्राइमरी साइड तथा 6 टर्मिनल सेकेंडरी साइड होते हैं। तीनों वाइंडिंग प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड दोनों तरफ 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर रखी होती हैं। मतलब तीनों वाइंडिंग के बीच फेज शिफ्ट कितना होता है? प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। ठीक है। अब थ्री फेज वाइंडिंग के मुख्य 4 कनेक्शन ट्रांसफार्मर में होते हैं। देखिए, जो थ्री फेज वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, मुख्य रूप से कितने कनेक्शन होते हैं? वो 4 कनेक्शन पाए जाते हैं। और 4 कनेक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ पे कितने कनेक्शन पाए जाते हैं? 4 कनेक्शन। अभी 4 कनेक्शन के बारे में हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। बस 1 मिनट रुक जाते हैं। तो ये हो गया। अब 4 टाइप के कनेक्शन हैं। 4 टाइप के क्या है? कनेक्शन है। इस साइड हम मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। देखिए, जो कनेक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वाइंडिंग कनेक्शन, वाइंडिंग कनेक्शन,
अगर वाइंडिंग कनेक्शन की मैं बात करूं तो एक होता है आपका स्टार टू स्टार कनेक्शन, समझ में आया, और एक होता है आपका डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, और एक तीसरा होता है आपका स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, और चौथा होता है आपका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के कनेक्शन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के कनेक्शन अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार स्टार कनेक्शन क्या देखेंगे, स्टार टू स्टार कनेक्शन देखेंगे। अगर मैं स्टार टू स्टार कनेक्शन की बात करूं तो प्राइमरी साइड भी स्टार कनेक्शन होगा और सेकेंडरी साइड भी क्या होगा, स्टार कनेक्शन होगा। अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास प्राइमरी साइड कितनी बाइंडिंग है, 3 बाइंडिंग है। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी साइड कितनी बाइंडिंग है, 3 बाइंडिंग है, ये हमारा कोर हो गया। ठीक है, और सेकेंडरी साइड भी कितनी बाइंडिंग है, ये हो गया। तो इसमें देखिए स्टार कनेक्शन कब होता है, जैसे हमारे पास क्या है, 3 टर्मिनल है, हमारे पास 3 बाइंडिंग है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 3 बाइंडिंग है, इसका ये पहला सिरा है, दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, और क्या है, दूसरा सिरा है। ठीक है, तो जब समान सिरों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये स्टार कनेक्शन कहलाता है। और यहाँ से आपका एक न्यूट्रल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, न्यूट्रल। ये आपका आर वाई और क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिल जाता है, आर वाई और क्या मिल जाता है, बी, और क्या मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है। इसी प्रकार देखिए आपको समान सिरों को क्या करना है, जोड़ना है। ये जो हमारे इंड होते हैं, समान इंड को क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 2 को 2 से 2 को 2 से ऐसे जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो गया, यहाँ से हमारा एक न्यूट्रल मिल जाएगा, समझ में आया। इधर आपका आर वाई और क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ठीक है, आर वाई और क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, और हमारा क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा। न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं लेंगे। लेकिन यदि डेल्टा ये आपका क्या, कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। तो उस कंडीशन में अगर हमको डेल्टा कनेक्शन करना है तो डेल्टा कनेक्शन हम कैसे करेंगे, डेल्टा कनेक्शन में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा पहला टर्मिनल है, दूसरा है, ये पहला है और क्या है, दूसरा है, पहला है, क्या है, दूसरा है। तो इसमें क्या किया जाता है, दूसरा पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ता है, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ता है, समझ में आया, और तीसरे का दूसरा जो है जा करके इससे जुड़ जाता है। तो आप चाहे इधर से टर्मिनल निकाल लीजिए, इधर से, चाहे इधर से, और चाहे इधर से आप टर्मिनल अपना आर वाई भी निकाल लीजिए, आर वाई और बी, या फिर आप इधर से निकाल लीजिए, इसको आप इस साइड से कर दीजिए। समझ में आया। तो ये इधर से आप टर्मिनल अपना क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। ये आपका आर हो गया, वाई हो गया, और क्या हो गया, बी हो गया। तो इसमें केवल हमें 3 ही टर्मिनल क्या होते हैं, मिलते हैं। इसमें असमान सिरे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसमें क्या होते हैं, असमान सिरे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। देखिए कनेक्शन करने से क्या होता है, एक फेजर, एक वेक्टर भी निकलता है। क्या निकलता है, वेक्टर निकलता है। वेक्टर निकलने से हमें ये पता चलता है कि दोनों बाइंडिंग के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेकिन उतना डीप आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो सारे पॉइंट आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको पढ़ना होगा तो और आप पढ़ सकते हैं, अगर कहीं से कंटेंट आपको मिल रहा है तो पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी बुकों का सिलेबस है वो, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, और जानने की इच्छा है तो आप जान भी सकते हैं। तो अगर स्टार स्टार कनेक्शन है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है, ये पहला है और दूसरा है, पहला है दूसरा है, तो दूसरे को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। दूसरे को जोड़ दिया तो यहाँ पर हमें कौन सा मिलेगा, ये आपका आर मिलेगा, वाई मिलेगा, और क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है, तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये भी स्टार कनेक्शन हो गया और ये भी क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया। समझ में आया। तो अब स्टार कनेक्शन के बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है ना, स्टार कनेक्शन जो होता है
ये केवल बैलेंस लोड के लिए ही यूज हो पाता है। किसके लिए यूज हो पाता है? बैलेंस लोड के लिए। अनबैलेंस लोड की कंडीशन में ये यूज नहीं हो पाता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो जाता है अनबैलेंस कंडीशन में, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। तो पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर, यह कनेक्शन छोटे तथा हाई वोल्टेज रेटिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये जो हमारा कनेक्शन होता है ये छोटे ट्रांसफार्मर में होता है, लेकिन हाई वोल्टेज रेटिंग के ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज की अपेक्षा जो है फेज वोल्टेज कम होता है। फेज वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज की अपेक्षा फेज वोल्टेज, इस कनेक्शन यहाँ पर में रहेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज की अपेक्षा फेज वोल्टेज हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, देखिए फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में √3 VPH होता है। तो अगर फेज वोल्टेज की बात की जाए तो फेज वोल्टेज बराबर क्या होगा, VL अपान क्या होगा, √3 होगा। अगर जबकि लाइन अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा में हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता था, बराबर होता था। सोचिए कि अगर हम लाइन वोल्टेज VL बराबर अगर हम 400 मान लें, समझ में आया। तो देखिए अगर डेल्टा की मैं बात करूं तो मान लीजिए लाइन वोल्टेज अगर हम 400 माने तो डेल्टा में ये फेज वोल्टेज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार कनेक्शन में अगर निकाले फेज वोल्टेज तो कितना आएगा, 400/√3 आ जाएगा। तो 400 भागे √3 करेंगे तो हमारा फेज वोल्टेज कम मिलेगा, जबकि डेल्टा के केस में हमारा फेज वोल्टेज 400 है, वो जो कि लाइन वोल्टेज के क्या है, बराबर है। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है क्योंकि इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज की अपेक्षा फेज वोल्टेज कम VL/√3 होता है, कम होता है। मतलब कितना होता है, VL/√3 होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। इसलिए इंसुलेशन को भी VL/√3 वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। देखिए इंसुलेशन की जो डिजाइन होती है वो वोल्टेज के अनुसार ही होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन को कम वोल्टेज सहन करना पड़ता है। समझ में आइए, तो बहुत अच्छी बात है कि इंसुलेशन को कम वोल्टेज क्या करना पड़े, सहन करना पड़े। तो जहाँ पर स्टार कनेक्शन होता है वहाँ पर फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे फेज वोल्टेज में जो फेज कुंडलन होती है, समझ में आया, जो एक फेज कुंडलन होती है उसमें जो इंसुलेशन का थिकनेस होता है वो कम हो जाता है। जब इंसुलेशन का थिकनेस कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कास्ट मतलब कम लगेगा, मटेरियल की बचत होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए VL/√3 क्या है, ये कम वोल्टेज है ना। तो इतना कम वोल्टेज अगर सहन करना पड़ रहा है तो उस हिसाब से हमें कम इंसुलेशन क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो अब यदि इंसुलेशन को और लगाना है और इसमें टर्न बढ़ा करके, इसलिए इसमें वोल्टेज रेटिंग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक फेज में इंसुलेशन कम लगता है, इसलिए इसके द्वारा वोल्टेज रेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो टर्न और बढ़ा देंगे तो वोल्टेज और बढ़ेगा तो इंसुलेशन और लगा सकते हैं। समझ में आया। तो डेल्टा की अपेक्षा अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक फेज की अगर मैं एक फेज की बात करूँ, समझ में आया। तो एक फेज को यहाँ पर देखिए स्टार में जो एक फेज होता है, एक फेज को देखिए ध्यान से देखिए। अगर मैं डेल्टा की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये डेल्टा है, हमारे पास क्या है, ये डेल्टा है, ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ये हमारा ऐसे जुड़ेगा पहले वाले से, ये हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा में ध्यान से देखिए, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। VL बराबर आपका कितना होता है, VPH होता है। समझ में आया। मतलब एक फेज को यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, VL बराबर आपका मिलेगा VPH बराबर, मान लीजिए हमने क्या माना है, 400 माना है। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर एक फेज को कितना वोल्टेज मिलेगा, सोचिए एक फेज को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो VPH बराबर मिलेगा VL/√3 मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 400/√3। तो सोचिए यहाँ पर एक फेज को कम वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर एक फेज को क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो जब यहाँ पे एक फेज को कम वोल्टेज मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो है जो इंसुलेशन डिजाइन किया गया है केवल इस फेज के लिए, उसको भी तो इतना ही वोल्टेज सहन करना पड़ेगा, इतना वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, जो कि कम है, जो कि क्या है, कम है। अब हम क्या काम करते हैं, ये लगभग जो भी 200-250 के आसपास आए, तो यहाँ पर क्या काम करते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कैसे होती है,
यहाँ पर देखिए फेज वोल्टेज कम है ना, जबकि यहाँ पर फेज वोल्टेज किसके बराबर है, लाइन वोल्टेज के बराबर है। समझ में आया। इसीलिए स्टार कनेक्शन में हम टर्न की संख्या और ज़्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब टर्न और बढ़ा देंगे तो फेज वोल्टेज का मान हमारा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगा। समझ में आया, वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगा और थोड़ा इंसुलेशन की हमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ में आया। जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं है। अगर मैं डेल्टा में टर्न बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन वोल्टेज बढ़ने के कारण जो है फेज वोल्टेज भी हमारा उतना ही बढ़ेगा जितना लाइन वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंसुलेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगेगा। मतलब क्या है, डेल्टा में इंसुलेशन बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि स्टार के एक फेज में इंसुलेशन क्या होता है, बहुत उसकी अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम लगता है। आप कह सकते हैं कि 1/√3 गुना क्या होता है, कम लगता है। समझ में आया, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर ये फ़ायदा है स्टार टू स्टार कनेक्शन का। देखिए ये सारी चीज़ें आपको तभी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी जब स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग क्या करें किए होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो यह कनेक्शन ये तो हो गया। चलिए ठीक है, VL/3 होता है, इसलिए इसके इंसुलेशन को VL/√3 वोल्टेज सहन करना होता है। इसमें एक न्यूट्रल वायर भी होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल वायर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका R, Y और B और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया। तो इस कनेक्शन को 3 फेज 3 वायर या 3 फेज 4 वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल नहीं प्रयोग करेंगे तो 3 फेज 3 वायर हो गया। भाई सिंपल सी बात है, 3 फेज हो गया, 3 वायर, 1 2 3 1 2 3। समझ में आया। तो इसे हम 3 फेज और 3 वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसी को हम 3 फेज 4 वायर के रूप में भी यूज करते हैं। जब 4 वायर तो तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूट्रल आ जाएगा। समझ में आया, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रल आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका 3 फेज हो गया, प्राइमरी साइड 3 फेज हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 वायर हो गया। समझ में आया। तो 3 फेज 4 वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है आपको। अब एक और बात है, यह बैलेंस लोड पर क्या करता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है। देखिए जो स्टार टू स्टार कनेक्शन है हमारा, जब बैलेंस लोड होगा तभी ये अच्छे तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। समझ में आया। इसीलिए इस कनेक्शन का प्रयोग जो है बहुत कम किया जाता है, क्योंकि लोड जो है क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो अनबैलेंस हो जाता है तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि इस कनेक्शन का प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं। समझ में आया। अब दूसरी बात क्या है, अगर लोड हमारा अनबैलेंस हो जा रहा है तो हम क्या काम करेंगे कि इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसे ग्राउंड कर देंगे। उसे क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने से जो अनबैलेंसिंग हो रही हो वो अनबैलेंसिंग थोड़ा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो अभी केवल इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्या है, यह बैलेंस लोड पर अच्छे से वर्क करता है, अनबैलेंस पर नहीं। यदि लोड अनबैलेंस है तो न्यूट्रल तार को अर्थ कर देना चाहिए। जब न्यूट्रल तार को आप क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्टार स्टार कनेक्शन है, अब ये बाइंडिंग तो हमने आपको सिंपल वे में ऐसे करके दिखा दिया था। समझ में आया। ऐसे करके हमने क्या किया था, दिखा दिया था। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। R Y और क्या है B, R Y और क्या है B। समझ में आया। अब ये बात है, देखिए वास्तव में ये जो हमारा मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा जो फेज रखा गया है ये कुछ इस टाइप का रखा गया है। समझ में आया, ये कुछ इस टाइप का है। इनके बीच 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल है। तो आप इसे ऐसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर आपका कोर हो गया और यहाँ पे भी आप कुछ इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि 120 डिग्री का क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल एंगल है। समझ में आया। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको क्या करना है, देखना है। ध्यान से देखिए, देखिए इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के बीच में एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
समझ में आया। एक होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों वाइंडिंग के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया। जबकि सिंगल फेज में भी क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, जीरो होता है। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम एक स्टार बना दें तो मान लीजिए हमारा स्टार है और इसका भी स्टार कुछ इसी टाइप का है, तो ऐसी कंडीशन मान लीजिए आर है, ये वाई है और क्या है, बी है, ये आर है, वाई है और क्या है, बी है। तो ये आपका R1 है, Y1 है, B1 है, R1 है, Y1 है और क्या है, B1 है। देखिए ये वाला फेज इस वाले फेज के क्या है, समांतर है। ये वाला फेज इस वाले फेज के क्या है, समांतर है। ये वाला फेज इस वाले फेज के क्या है, समांतर है। तो सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, वैसे तो देखा जाता है न्यूट्रल से, इसके लिए एक वेक्टर डायग्राम बनता है। क्या बनता है, वेक्टर बनता है। तो वहाँ से स्पष्ट होता है कि कैसे 0 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किन्हीं दो फेजों के बीच में आपस में कितने डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल है। देखिए आर वाला आर से देखेंगे तो 0 डिग्री का है, ए वाई वाला वाई से देखेंगे तो 0 डिग्री का है, बी वाला बी से देखेंगे तो 0 डिग्री का है। समझ में आया। तो यहाँ पर 0 डिग्री का इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 0 डिग्री का। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। समझ में आया। ये पॉइंट आपको याद रखना क्या है, ज़रूरी है। थोड़ा मार्कर में हम इंक डाल लेते हैं। ट्रांसफार्मर आज आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डीसी मशीन केवल बचता है। मैं चाहूँ तो डीसी मशीन जो है 10 दिन में, 10 या का लगभग 10 दिन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, या 5 ही दिन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कोशिश कीजिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। वैसे ट्रांसफार्मर में हमने आपको जितना पढ़ा दिया उतना शायद कोई ट्रांसफार्मर में इतना सारा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और आपको हर सेमेस्टर पे जो है सभी क्लासेस जो है बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम भी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। समझ में आया। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर जो कंटेंट आप पढ़ लेंगे, समझ में आया, यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ लेंगे वो आपको जेई की कोचिंग में भी आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया। अगर आप डिप्लोमा के सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको जेई की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, अगर स्टार स्टार कनेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कंटेंट आपको और ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा स्टार कनेक्शन क्या है, ये हमारा स्टार कनेक्शन है, ये प्राइमरी साइड है और क्या है, सेकेंडरी साइड है, बीच में हमारा क्या है, कोर है। ऐसे हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन देखा जाए तो कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों साइड क्या है, स्टार कनेक्शन है। तो अगर लाइन वोल्टेज की बात करें तो इस साइड भी लाइन वोल्टेज वही होगा, इस साइड भी लाइन वोल्टेज क्या होगा, मतलब लाइन वोल्टेज तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों में टर्न क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिलेशन निकलता है। देखिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की मैं बात करूँ तो के बराबर होता है आपका सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना है, VLS बटे आपका प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना होगा। किन्हीं दो फेजों के बीच जो वोल्टेज मिलता है वो लाइन वोल्टेज होता है, VLP क्या है, प्राइमरी, और ये आपका VLS किन्हीं दो फेजों के बीच। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेकेंडरी बटे क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर VLP हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर सेकेंडरी की मैं बात करूँ तो VLS बराबर होता है K इंटू आपका VLP। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज होता है, सेकेंडरी का जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो प्राइमरी के लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है, K गुना होता है। समझ में आया। तो इस पॉइंट को इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी ये सारी चीज़ें हर एक मतलब कनेक्शन में आपको क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी, लेकिन इसको आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आपका आ जाता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर। अब डेल्टा डेल्टा का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, 3 बाइंडिंग है,
हमारे पास क्या है, 3 बाइंडिंग है। प्राइमरी साइड में भी 3 बाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड में भी क्या है, 3 बाइंडिंग है। ठीक है, अगर कनेक्शन पूछेगा तो भाई आपको इस तरीके से बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो है इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला आपका किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 फेज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें असमान सिरे जुड़ते हैं, दूसरा पहले से या फिर पहला दूसरे से, ऐसा जुड़ता है। ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है आपका, ये पहला है। तो मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पहले से जुड़ेगा, दूसरा पहले से जुड़ेगा, समझ में आया। उसके बाद ये वाला जो है किससे जुड़ेगा, पहले से। तो यहाँ से आपका 3 टर्मिनल आपका आर, वाई और बी क्या हो गया, निकल गया। अब बीच में आपका क्या हो गया, कोर हो गया। तो ये आपका डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ में आया। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे बीच में कोर हो गया और ये हमारा डेल्टा हो गया। ठीक है, वास्तव में ये 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर रखे गए हैं, लेकिन कनेक्शन आपको ऐसा ही क्या होगा, दिखेगा। समझ में आया। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ देते हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर, यह बड़े एवं लो वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लो वोल्टेज क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक फेज को लाइन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज हमें क्या होता है, मिलता है। समझ में आया। तो इस वजह से जो है वोल्टेज को लो रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यह बड़े एवं लो वोल्टेज वाले, देखिए बड़े साइज का ट्रांसफार्मर होता है, लो वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। लो वोल्टेज इसलिए रखा जाता है ताकि इंसुलेशन क्या हो सके, कम लगे। समझ में आया। यह ट्रांसफार्मर अनबैलेंस लोड को आसानी के साथ क्या कर सकता है, झेल सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है अनबैलेंस लोड को जो है आसानी के साथ क्या कर लेता है, झेल लेता है। आसानी के साथ अनबैलेंस कंडीशन को क्या करता है, ये झेल लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यदि कोई वाइंडिंग खराब हो गई तो ट्रांसफार्मर को 57.7% लोड पर ओपन डेल्टा की तरह क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। मतलब ओपन डेल्टा कनेक्शन हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि जैसे ये वाला क्या हो गया, ओपन हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये क्या हो गया, ओपन डेल्टा हो गया ना, ये भी क्या हो गया, ओपन डेल्टा हो गया। तो आपको तो पता है कि अगर डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर है या डेल्टा वाला ट्रांसफार्मर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक फेज खराब भी हो गया तो वो क्या करेगा, 57.7% लोड को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तब भी वो चलता रहेगा। समझ में आया। और ओपन डेल्टा कनेक्शन और मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और ओपन डेल्टा कनेक्शन दोनों पर अगर सेम लोड दिया जाता है तो जो ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है वो 73.3% क्या हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। हालांकि ओपन डेल्टा कनेक्शन हमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी क्या है, अब आपको पता है कि हमारा जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है किसमें, डेल्टा में। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मान लीजिए सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज हमारा कितना है, VLS है, और प्राइमरी का लाइन वोल्टेज कितना है, VLP है। प्राइमरी का लाइन वोल्टेज कितना है, तो सेकेंडरी बटे क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो यहाँ पर VLS बटे क्या हो जाएगा, VLP हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो सेकेंडरी का अगर निकालेंगे तो VLS बराबर K इंटू VLP। समझ में आया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए VPS मतलब क्या है, सेकेंडरी फेज वोल्टेज बराबर K इंटू आपका VP मतलब क्या है, प्राइमरी फेज वोल्टेज। P का मतलब फेज है, P का मतलब क्या है, प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज है और ये सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी साइड का जो हमारा फेज वोल्टेज होता है वो प्राइमरी साइड के फेज वोल्टेज का K गुना होता है। K इज दी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अभी अलग अलग कनेक्शन में अलग अलग इसका मान आएगा। ठीक है, अभी तो दोनों क्या है, वो स्टार स्टार था और ये क्या है, डेल्टा डेल्टा है, तो दोनों में सेम हो गया। तो इस वजह से उसमें भी सेम होता है, इसमें भी क्या होता है, वही चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन अब जो आने वाला ट्रांसफार्मर है उसमें ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से देखा जाए तो ध्यान से देखिए,
ये हमारा क्या है, डेल्टा है, और ये भी हमारा क्या है, डेल्टा है। समझ में आया, ये भी हमारा क्या है, डेल्टा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जो वोल्टेज हमारा इसमें होगा वही वोल्टेज इसमें होगा, जो इसमें होगा वही इसमें होगा, जो इसमें होगा वही इसमें होगा। मतलब क्या है, ये वाला वोल्टेज इस वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा, इस वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वो वाली इस वाली वाइंडिंग के क्या होगा, समान होगा। समझ में आया, इसमें जो वोल्टेज होगा इस वाली वाइंडिंग के क्या होगा, इस वाली के क्या होगा, समान होगा। समझ में आया, इसमें जो वोल्टेज होगा वो इसके क्या होगा, समान नहीं होगा, मतलब सेम फेज में होगा। क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो मतलब क्या है, इनके बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिग्री है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, 0 डिग्री है। समझ में आया, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हालांकि ये चीज़ तो हमको पढ़ाना नहीं है। अगर इसको हम ऐसे कर दें, इसको अगर थोड़ा घुमा दें, अगर इसको थोड़ा क्या कर दें, घुमा दें, तो घुमाने के बाद क्या होगा ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर ये क्या आपका क्या है, ऐसे है, तो ऐसी कंडीशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, वो घड़ी के सुइयों के आधार पर क्या किया जाता है, उसे डिजाइन किया जाता है, उसे बताया जाता है, समझाया जाता है। तो अभी आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने पॉइंट लिखाया है केवल उस पर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है। तो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर आपका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आपका स्टार डेल्टा। क्या है, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। समझ में आया। अब स्टार डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो एक साइड क्या होगा आपका, स्टार होगा। मैं बाइंडिंग का कनेक्शन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बस ऐसे ही समझा दे रहा हूं। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे कनेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्टार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डेल्टा हो गया। क्या हो गया, डेल्टा, ये हमारा डेल्टा हो गया। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे जो है बाइंडिंग का आपका क्या होगा, कनेक्शन होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो आप बना ही दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बाइंडिंग होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, बाइंडिंग होगा। ये हो सकता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टार कनेक्शन करेंगे तो ये हमने जोड़ दिया, RYB 3 फेज निकाल दिया। डेल्टा कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा कनेक्शन कुछ आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जा कर के इससे जुड़ जाएगा, तो इधर से आपका कितना निकल जाएगा, RYB भी निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये तो आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं। अब ये देखिए, ये वाला क्या है, स्टार है, और ये वाला क्या है, हमारा डेल्टा है। अब देखिए, मान लीजिए अब इस फेज में जो वोल्टेज होगा, क्या इस वाले फेज, देखिए इनके बीच एंगल कितना होगा, ये तो मान लीजिए सीधा जा रहा है, और ये वाला तो आपका ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगल बच रहा है वो 30 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आया। अब ये वाला वोल्टेज ऐसे जा रहा है, ये वाला वोल्टेज कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मतलब एक भी फेज जो है मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला फेज इस वाले फेज के क्या है, समान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं समान है, उसके फेज में नहीं है। तो फेज मतलब यहाँ पर प्रत्येक फेज का वोल्टेज, देखिए सेकेंडरी साइड के प्रत्येक फेज का वोल्टेज प्राइमरी साइड के प्रत्येक फेज के वोल्टेज के फेज में नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है वो 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला। ठीक है, ये इसका एक क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभार किसी लेक्चर में क्या होगा, इसे बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको इस पॉइंट को क्या करना है, लिखना है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कितने का, 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार और डेल्टा में। वो घड़ी के सुइयों के आधार पर आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, समझाया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि ना, अब ये वाला वोल्टेज अगर लिया जाए, ये वाला क्या लिया जाए, वोल्टेज अगर लिया जाए, तो क्या ये वाला इसके फेज में है या फिर इसके फेज में है, कोई भी किसी के फेज में नहीं है। कोई भी वोल्टेज सेकेंडरी का कोई भी प्राइमरी के फेज में नहीं है। समझ में आया। अर्थात यहाँ पर जो भी एंगल निकल के आता है वो 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल करके आता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे
ये पावर ट्रांसफार्मर में यूज होता है। पावर ट्रांसफार्मर बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, समझ में आया, या सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में यूज होता है, या फिर आप लिख सकते हैं सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यूज होता है। सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यह ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन, जिसे हम टीएक्स लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीएक्स लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में यूज होता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में यूज होता है। समझ में आया, ये चीज़ हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपने देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। समझ में आया, ये भी चीज़ आपने देख लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज होता है, जो सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज होता है वो प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज, लाइन मतलब यहाँ पे यल लिखेंगे तो यल प्राइमरी मतलब प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज। समझ में आया, तो यहाँ पर कितना होता है आपका K/√3 होता है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज और क्या कहते हैं प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज का रेशियो कितना होता है, तो आप बोलेंगे K/ क्या होता है, √3 होता है। समझ में आया, कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन में जो है सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेज तथा प्राइमरी साइड के लाइन वोल्टेज का रेशियो कितना होता है, तो K/ क्या होता है, √3 होता है। या फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया जाए कि कहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका कितना है, 0 पॉइंट इतना है, तो बताइए सेकेंडरी और प्राइमरी का वोल्टेज का रेशियो कितना हो जाएगा। समझ में आया। या फिर इस टर्म में पूछ सकता है कि हमारा जो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज है वो प्राइमरी के लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है, K/√3 गुना होता है। समझ में आया। या फिर 1/√3 को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए जानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का ये वाला पॉइंट आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये पावर ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, सब स्टेशनों पर क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसी ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आया। अब डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, तो डेल्टा का मतलब क्या है, प्राइमरी साइड आपका कौन सा कनेक्शन होगा भाई, डेल्टा कनेक्शन होगा। समझ में आया, डेल्टा कनेक्शन। और ये हमारा 3 बाइंडिंग इधर भी होगा, इधर भी आपका 3 बाइंडिंग होगा, इधर भी 3 बाइंडिंग होगा। बहुत ही सिंपल है। तो डेल्टा करेंगे तो आप ऐसे जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही जोड़ दीजिए, ठीक है, आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। असमान टर्मिनल जुड़े होने चाहिए बस। अब इसको ले जा करके आप इससे जोड़ दीजिए, यहाँ से आप 3 फेज क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप क्या करिए, पहले आप ऐसे जोड़ते थे, आप ऐसे जोड़ दीजिए इसको। समझ में आया, इसको निकाल के यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको ले जा करके यहाँ से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप 3 फेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपका कोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, स्टार है ना, इस साइड क्या बनेगा आपका, स्टार बनेगा। तो स्टार के कंडीशन में क्या होगा, सेम टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारा क्या मिलेगा, RY और क्या मिलेगा, B। तो यहाँ से हम एक न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 फेज। देखिए न्यूट्रल अगर नहीं यूज करेंगे तो इसे 3 फेज 3 वायर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया। एंड 3 फेज 4 वायर के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 3 फेज 4 वायर के रूप में भी इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कब, जब यहाँ से न्यूट्रल लेंगे तब। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये डेल्टा हो गया, ये क्या हो गया आपका, स्टार हो गया। तो एंगुलर, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी का कोई भी वोल्टेज प्राइमरी के किसी भी वोल्टेज के फेज में नहीं है। समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा वो 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। समझ में आया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर,
अब यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं, ये कहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ये जनरेटिंग स्टेशन लार्ज जो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है, समझ में आया, वो जनरेटिंग स्टेशन का ट्रांसफार्मर होता है। जो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है वो जनरेटिंग स्टेशन का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो वहीं पर जनरेटिंग स्टेशन पर इस ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन पर स्टेप अप करने के लिए यह ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो वहाँ पर कैसा यूज होगा, थ्री वायर सिस्टम, वहाँ पर न्यूट्रल नहीं लिया जाता, वहाँ पर न्यूट्रल नहीं लिया जाता। ये ट्रांसफार्मर हमारा कहाँ पर यूज होगा, जनरेटिंग स्टेशन पर यूज होगा, समझ में आया। ये हमारा क्या जनरेटिंग स्टेशन पर यूज होगा और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में ये क्या होता है, यूज होता है, समझ में आया। और ये किस फॉर्म में होता है, थ्री वायर के फॉर्म में होता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आप गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर देखते होंगे, वो एक प्रकार का थ्री फेज 4 वायर ट्रांसफार्मर होता है। और कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, आपका डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर होता है। तो ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में, लो वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, समझ में आया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर घरों घरों में हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई देना है, वहाँ पर भी इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में। और किस कंडीशन में होगा ये, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है इसमें, सिस्टम, क्योंकि घरों में हमें न्यूट्रल भी चाहिए। हमारे घर में क्या है, जो सप्लाई आई है उसमें तो एक न्यूट्रल भी आया है ना। तो ये न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। जो स्टार कनेक्शन है यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल लिया जाता है। तो ये 1 2 3 4 3 फेज, और कितना देखिए 3 फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। तो 3 फेज क्या हो गया, 4 वायर हो गया, समझ में आया। तो ये सिस्टम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये देखिए इसका ये सबसे लार्ज रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है, वो इसी कनेक्शन से क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। सबसे लार्ज रेटिंग का ट्रांसफार्मर इसी कनेक्शन से डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सबसे लार्ज रेटिंग का ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार कनेक्शन से डिजाइन किया जाता है। और इसे लो वोल्टेज में भी इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज को स्टेप डाउन करके घरों में सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, समझ में आया। तो उसमें कौन सा वायर सिस्टम यूज होता है, यही कनेक्शन यूज होता है। कौन सा कनेक्शन, डेल्टा टू आपका स्टार कनेक्शन। यहाँ पर एक कितना मिल जाता है, 4 तार मिल जाता है। यहाँ पर आपका 3 फेज मिल जाता है, समझ में आया। तो यही कनेक्शन क्या किया जाता है, वहाँ पे भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ तक आप लोग लिख ही लिए होंगे, सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आज आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस कनेक्शन में अब डेरिवेट करके सारी चीज़ों को हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको आपको याद रखना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है VLS, समझ में आया। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अगर की बात करें तो ये जो है प्राइमरी का कितना गुना होता है, तो प्राइमरी का K × √3 गुना होता है प्राइमरी लाइन वोल्टेज का। प्राइमरी लाइन वोल्टेज का K × √3 गुना होता है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, समझ में आया। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। या फिर आप कह सकते हैं VLS बटे
VLP बराबर क्या होता है, K इंटू √3 होता है। समझ में आया, कितना होता है, K इंटू √3। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.5 हो तो उस कंडीशन में सेकेंडरी का वोल्टेज तथा प्राइमरी का वोल्टेज का जो हमारा रेशियो होता है वो कितना होगा। तो K इंटू √3 0 पॉइंट रख देंगे, 1.732 का मान उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी क्या करना है, लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सेकेंडरी लाइन वोल्टेज तथा प्राइमरी लाइन वोल्टेज का रेशियो कितना होता है, K इंटू √3 गुना होता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। हालांकि आप अपने एग्जाम में इसे लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन ये कंपटीशन के लिए क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका ट्रांसफार्मर जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब जो अगला लेक्चर होगा मशीन में जो है वो DC मशीन चलेगा। दो ही मतलब टॉपिक हैं आपके इलेक्ट्रिकल मशीन। फर्स्ट में DC मशीन जो है 5-6 दिन में चाहे तो ख़त्म हो जाए या चाहे तो 10 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन अब जो है 1-2 दिन रुकेंगे, मशीन फर्स्ट नहीं पढ़ाएंगे। अब इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा और सेकेंडरी ईयर वालों का PLC, SCADA और माइक्रो कंट्रोलर चलेगा। समझ में आया। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। समय से सिलेबस ख़त्म होगा, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और लास्ट में आपको गेस्ट पेपर भी दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सारे क्वेश्चन उसमें होंगे, 30 उस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी में सारे क्वेश्चन होंगे, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।